गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है। अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसडीओ एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। 5 बाइक पर कोयला जब्त किया गया है। गिरोह की पहचान में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। अवैध तस्करी रोकने की कोशिश जारी है। कबरीबाद माइंस के पास का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गिरिडीह से। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, एसडीओ एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी अभियान। 5 बाइक पर कोयला जब्त किया गया लदा हुआ। गिरोह की पहचान में फिलहाल पुलिस जुटी है। अवैध तस्करी रोकने की कोशिश लगातार जारी है। धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के वासेपुर समेत कई ठिकानों पर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस गैंगस्टर के स्थानीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से कार्रवाई कर रही है। सुबह से ही वासेपुर के रहमतगंज, पंडरपाला और आसपास के कई इलाकों में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। सूत्रों की माने तो पुलिस का यह अभियान प्रिंस खान गिरोह के सक्रिय गुर्गों और सहयोगियों की तलाश में चलाया जा रहा है। पुलिस संदिग्ध ठिकानों की तलाशी के साथ साथ कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। और देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। बीजेपी और जेएमएम के स्टार प्रचारक लगातार घाटशिला की धरती पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस बीच दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा कि सरकार के साथ पूरा कैबिनेट घाटशिला कैंप करने में जुटा हुआ है। वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को अपने झारखंड के नेता कार्यकर्ताओं पर भरोसा ही नहीं है और इसीलिए दूसरे राज्यों से नेताओं को लाकर ठगने का काम चल रहा है। देखिए, 11 नवंबर को होने वाले घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार चरम पर है। सीएम हेमंत सोरेन ने कल घाटशिला में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा है। सीएम ने बीजेपी को व्यापारियों की जमात वाली पार्टी बताया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए घाटशिला उपचुनाव को जीतने की चुनौती दी। दूसरी ओर जेएमएम ने चंपाई सोरेन को विश्वासघाती बताया। प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को सिंहभूम कैंपेन करा दिया है, कैंप करा दिया है। तो मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं बदलती हवा के रुख का एहसास हो गया है। और जहां तक व्यापारियों की पार्टी होने की बात है, तो सच में झारखंड में व्यापारियों का वर्चस्व है। वो लोहा चोरी करने वाले लोग हों, कोयला चोरी करने वाले लोग हों, बालू चोरी करने वाले लोग हों, पिछले 6 वर्षों में मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ऐसे व्यापारी पूरे देश से झारखंड में लगातार उतर आए। चंपाई सोरेन जी, मैं समझता हूं कि इस बार उनको अपने राजनीतिक धरातल का पता चल जाएगा। उनको पूरे क्षेत्र में, पूरे कोल्हान क्षेत्र में वो कहीं न कहीं विश्वासघाती के तौर पर चिन्हित हुए हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी ने उन्हें वो पद देकर नवाजा था जो मैं समझता हूं कि उनके राजनीतिक जीवन का सबसे अहम पड़ाव था। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत को झोंका है। एक तरफ सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूरी कैबिनेट है, पूरी टीम है, और हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्पित कार्यकर्ता। इन्हें अपने झारखंड के न नेता पर इन्हें भरोसा और न जनता से कोई लेना देना। ये तो सोचते हैं कि हम जो हमारे गौरव हैं, जब बाहर के मध्य प्रदेश, आसाम और अन्य गुजरात, उड़ीसा, अन्य राज्यों से, छत्तीसगढ़, वहाँ से लाकर लोगों को बड़े बड़े जहाज़ों में, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में लाकर और जनता को भ्रम जाल में फंसाकर जात पात में, हिंदू मुस्लिम में, आदिवासी गैर आदिवासी में बांटकर हम अपनी चुनावी नैया पार कर लेंगे। इसका तो जनता ने बहुत हाल में ही इसको बहुत अच्छी तरह से इन लोगों को इसका जवाब दे दिया है झारखंड की जनता ने। और देखिए, झारखंड के घाटशिला उपचुनाव से ठीक पहले हेमंत सरकार के फैसले ने सियासी तापमान चढ़ा दिया है। कैबिनेट की बैठक में घाटशिला उपचुनाव के संचालन के लिए 7 करोड़ 84 लाख रुपए की अग्रिम मंजूरी दी गई, लेकिन अब इस फैसले पर विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया। उनका कहना है कि सरकार चुनाव से ठीक पहले इस तरह की मंजूरी देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। जब चुनाव होने जा रहा है, वैसी स्थिति में घाटशिला को यदि पैसे दिए जा रहे हैं कैबिनेट से पास करके, तो सीधा सीधी
चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होना है और चुनाव आयोग को इसे देखना चाहिए। पैसा देने का हम लोग विरोधी नहीं है, आप पहले दे आप बाद में दे देते, 4 दिन में कौन सा फर्क पड़ने जा रहा था। लेकिन यदि इस प्रकार का पैसे दिए हैं तो कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है, तो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। और देखिए, बिहार चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाने का मलाल आज भी जेएमएम के बयान में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पार्टी का कहना है कि अगर जेएमएम बिहार चुनाव लड़ती तो फिजा ही बदल जाती। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के चुनाव प्रचार में उतरने पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना कन्फर्म हो जाता। बीजेपी ने जेएमएम पर तंज कसते हुए उसे घाटशिला उपचुनाव जीतने की चुनौती दे डाली है। हम चुनाव लड़ रहे होते, हमारे स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी निश्चित रूप से वहां चुनाव प्रचार में जाते और वहां की फिजा बदल गई होती। मैं मानता हूं अभी भी कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, बन सकती है, संभावना है, लेकिन अगर हम चुनाव लड़ रहे होते, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रहा होता और कल्पना सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी चुनाव प्रचार में उस सरजमी पर उतर गए होते तो बहुत मजबूत स्थिति में और कंफर्टेबली हम वहां सत्ता में आ सकते थे। ना राधा को 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये कह के जेएमएम ना इसी तरीके के सीटें नहीं मिलती तो ये हो जाता साहब। अरे पहले तो घाटशिला जीत के दिखाइए। घाटशिला में तो आपके पसीने छूट गए हैं, आपकी बड़ी सेफ सीट थी, 23,000 के मार्जिन से पिछली बार जीते थे। इस बार तो मुख्यमंत्री जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी, पूरा कैबिनेट, पूरा विधायकों को इन्होंने उतार दिया घाटशिला में। तो बिहार तो दूर की कौड़ी है, बिहार में तो आपको लात मारकर निकाल दिया गया राजनीतिक रूप से, और आप अभी भी बातें कर रहे हैं बिहार के। पहले घाटशिला तो बचा लीजिए श्रीमान। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। रेड क्रॉस ब्लड बैंक बंद कर दिया गया है। 18 साल से बिना लाइसेंस के ये ब्लड बैंक चल रहा था। सिविल सर्जन की कार्रवाई के बाद इसे बंद कर दिया गया है। रेड क्रॉस के अध्यक्ष जिले के उपायुक्त होते हैं। 2007 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के बावजूद इस ब्लड बैंक का संचालन किया जा रहा था, जिसे बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। 18 साल से बिना लाइसेंस के ये ब्लड बैंक चल रहा था। सिविल सर्जन की कार्रवाई के बाद इसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं एसीएस के एक्शन के बाद सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी ने इस पूरे मामले में हमलावर रुख अख्तियार करते हुए सरकार के 2 लाख के मुआवजे पर सवाल उठाया और राज्य के अधिकारी को HIV पॉजिटिव ब्लड खुद चढ़ाने की सलाह दी है। ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री जो, ठीक है, कहीं पर चूक, कोई भूल, कोई लापरवाही सामने आती है, परंतु राज्य का मुखिया, जनप्रिय नेता हमारे हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में बातें आते ही जिस गंभीरता से उन्होंने इस मसले को लिया है वो काबिल तारीफ है। माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी चीजों को और हर जिले में अब दुरुस्त व्यवस्था होगी, सुचारू रूप से ब्लड बैंक चलेंगे। नहीं, देखिए, ये शर्मसार करने वाला दुर्भाग्यपूर्ण हृदय विदारक घटना थी। और इसमें कुछ लोगों का कहना था कि साहब हमने तो इलाज का ठेका ले लिया और जो है 2 लाख रुपए ये जो हम मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, हम भी तैयार हैं साहब, हम भी 2 लाख रुपए आपको मुआवजा देंगे, हम भी इलाज का खर्च उठाएंगे। आप भी अपनी रगों में ना वही HIV संक्रमित खून जो है वो चढ़वा लीजिए। ये मेरी हेल्थ विभाग के अधिकारियों को कहना है, अगर हिम्मत है तो चढ़वाइए। की जिंदगी से खिलवाड़ से जुड़ी सरकारी कहानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले को लेकर कितना संजीदा या फिर लापरवाह है, इसकी एक बानगी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में लापरवाही की लकीर लगातार चौड़ी होती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर 2025 के बाद से राज्य औषधि नियंत्रण सेवा में निदेशक का पद खाली है, यानी पूरा राज्य पिछले करीब 2 महीने से इस अहम पद के बगैर चल रहा है। न्यूज 18 पर आप स्वास्थ्य विभाग की वो अधिसूचना देख सकते हैं जिसमें 9 सितंबर 2025 को तत्कालीन उप निदेशक ऋतु सहाय को प्रोन्नत कर संयुक्त निदेशक बनाया गया था, लेकिन प्रोन्नति वाली अधिसूचना में कहीं भी उनके औषधि नियंत्रण निदेशक के प्रभार का जिक्र नहीं है, जबकि झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी में ऋतु सहाय को निदेशक ड्रग बताया गया है।
2 महीने पहले 9 सितंबर 2025 को ही श्रीमती ऋतु सहाय को ड्रग डायरेक्टर के प्रभार से प्रभार मुक्त किया गया था। यानी पिछले 2 महीनों से झारखंड में कोई भी ड्रग डायरेक्टर था ही नहीं। 9 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना और 30 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में दी गई जानकारी में सच्चाई के तालमेल को लेकर चूक या फिर लापरवाही साफ नजर आ रही है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में निशाना साधते हुए विभाग पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई है। वहीं कांग्रेस इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का बचाव करती नजर आ रही है। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग के अंदरूनी बातें हैं। ये सही है कि जो उप निदेशक हैं उनकी प्रमोशन हो गई संयुक्त निदेशक में, लेकिन जब तक पुराने पद पर कोई नहीं आए जहां वो थे, तो उनको हो सकता है कि काम देखते रहने का निर्देश मिला होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि निदेशक पद को लेकर बरती गई लापरवाही ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ के बाद आखिर सबक लेगा तो कब? संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी के राज्यव्यापी आंदोलन पर बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अस्पतालों में प्रदर्शन के कारण किसी भी मरीज की मौत हुई तो बीजेपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाम तक सभी सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी गई है और एक्शन लेने की बात कही गई है। भाजपा ने सदर हॉस्पिटल में प्रदर्शन किया, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं सचेत करता हूं भाजपा को। वे कीजिए, शाम तक लेट तक सारा सिविल सर्जन से रिपोर्ट मंगवा रहा हूं। अगर इनके धरने के कारण अगर मेरा एक भी मरीज अगर मरा होगा या मरीज के इलाज में कोई लापरवाही बरती गई होगी, अगर उनके धरने से कोई बाधा पहुंचाया होगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। रांची से बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्री का सीएम हेमंत को पत्र, एससी आयोग के गठन का आग्रह। राज्य में एसटी की स्थिति को लेकर पत्र लिखा गया है। राज्य में एससी की स्थिति एसटी से भी बदतर है। एससी भूमिहीन, मजदूरी पर निर्भर वित्त मंत्री, ये पत्र में लिखा गया है और इसे भेजा गया। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री का सीएम हेमंत के नाम ये पत्र सामने आया है। और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से एससी आयोग के गठन की मांग को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर अब सियासत तेज हो गई है। इस पत्र में राज्य में एससी समाज की स्थिति को एसटी से बदतर बता दिया गया है। साथ ही आबादी और उनकी आमदनी का भी जिक्र हुआ है। जेएमएम ने हेमंत सोरेन को संजीदा मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि वो इस मामले पर जरूर फैसला लेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर 6 साल में भी गठबंधन में शामिल दलों की मांगों को अनदेखा करने का गंभीर आरोप लगाया। देखिए, राधाकृष्ण किशोर जी पुराने अनुभवी नेता हैं। उन्होंने अपनी भावनाएं रखी हैं सरकार के सामने। निश्चित रूप से सरकार इस पर संज्ञान लेगी। बहुत सारे आयोग का गठन का अभी पाइपलाइन में है, प्रक्रिया में है। मैं समझता हूं बहुत जल्द जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उनका गठन कर लिया जाएगा। मंत्री जी 6 वर्षों से लगातार शासनकाल में हैं और जब उनके ही कैबिनेट के सहयोगी कह रहे हैं कि 6 वर्षों में भी साहब आप बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं एससी की स्थिति को सुधारने में, तो मुख्यमंत्री जी के लिए पास क्या बचता है? या तो वो इस्तीफा दे दे या जो मंत्री आरोप लगा रहे हैं उनका इस्तीफा ले ले। और इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर केस दर्ज हुआ है। इसी ने ललन सिंह पर केस दर्ज किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोकामा पर बयान के बाद केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल अनंत सिंह के पक्ष में अपील करने के लिए वो लोगों के बीच गए और इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बवाल मच गया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर केस दर्ज होने की खबर सामने आ रही है। ईसी ने ललन सिंह पर केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि उस बयान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी चुनाव आयोग से सवाल पूछा था कि आखिर चुनाव आयोग कहां है, इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। आपको बता दें कि उस बयान में ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि
वोट करने अगर ये नेता जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाए, यानी कि वोटिंग करने से रोकने की बात उन्होंने कही थी और घर में बंद करने की बात कही, जिसको लेकर बवाल मच गया और इसी बयान पर उनके अब एक्शन लिया गया है। चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के ऊपर केस दर्ज करा दिया गया है। ईसी ने ललन सिंह पर केस दर्ज करा दिया है। मोकामा में बयान के बाद ये केस दर्ज हुआ है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज हमारे साथ फोनलाइन पर हैं। नीरज, क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया है? देखिए, चुनाव आयोग के अंतर्गत ही जिला निर्वाचन अधिकारी आते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ललन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। चुनाव आयोग ने पहला एक्शन ये लिया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उन्हें नोटिस भेजा गया है और 24 घंटे में उनसे जवाब तलब किया गया कि बताएं कि आपके खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मामला अलग है, लेकिन जो वीडियो उनका आया उसकी जांच के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि ललन सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला लिया गया सुरक्षा मामले में, और जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो कह सकते हैं चुनाव आयोग की तरफ से यह केस दर्ज किया गया, क्योंकि जो भी जिला के अधिकारी होते हैं वो तमाम लोग चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं और ललन सिंह मुश्किल में फंस गए हैं अपने बयान के बाद। वाकई नीरज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके बाद ललन सिंह की मुश्किलें और कैसे बढ़ सकती है अगर 24 घंटे के अंदर, जैसे कि आपने अभी जानकारी दी कि 24 घंटे की मोहलत उन्हें दी गई है, उस मोहलत के अंदर अगर जवाब उन्होंने दाखिल किया और अगर नहीं किया तो दोनों ही मामले में क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, जहां तक बात चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के जिसका नोटिस वहां के यानी बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से उन्हें गया है, उसमें उस जवाब को अगर संतोषजनक चुनाव आयोग नहीं पाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में कई तरह की कार्रवाई की जाती है कि आपको सावधान करता है चुनाव आयोग। इसके अलावा कई बार ऐसा लगता है चुनाव आयोग को कि उल्लंघन किया गया तो चुनाव प्रचार के लिए भी पाबंदी 1-2 दिनों की चुनाव आयोग ने पूर्व में लगाया है। चलिए, वाकई नीरज, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए